एपिसोड की स्टोरी में हम ब्लू नाम की एक एकेडमी को देखते हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट आता है जो एक ऐसा केस सॉल्व कर लेता है जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। टीचर और स्टूडेंट सारे शॉक होते हैं। वहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उस नए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसने अब तक का सबसे हार्डेस्ट मर्डर केस सॉल्व किया होता है। टीचर उस स्टूडेंट की तारीफ करता है और उसे कहता है ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जो तुम एक दिन सॉल्व ना कर पाओ। फिर वो नया स्टूडेंट कहता है आप सबका शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मैं रॉन कामोनो हासी, ऐसा कोई भी केस नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ये तो हमारा रॉन है और ये शायद उसका पास्ट का सीन है। हम प्रेजेंट में आते हैं और रॉन के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ इसकी रॉन से मिलने के लिए आया होता है। इसकी बेल बजाने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही रॉन बाहर आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मेरे लिए कोई केस लेके आए। रॉन इतनी अचानक से बाहर आता है कि इसकी डर के मारे नीचे गिर जाता है। इसकी कहता है कि वो कोई केस लेके नहीं है बल्कि कीकू-सान के कहने पर वो यहाँ पर उसे देखने के लिए आया है। ये सुनने के साथ ही रॉन वापस जाके लेट जाता है। इसकी रॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है जब तक तुम्हारे पास केस नहीं आता तब तक तुम ऐसी आलसी की तरह पड़े रहते हो। रॉन इसकी को कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो मेरा टैलेंट वेस्ट कर रहा है क्योंकि तुम मेरे लिए कोई केस लेके नहीं आ रहे। वो टैलेंट जो मेरे अंदर ब्लू ने देखा था। इसकी पूछता आखिर ये ब्लू क्या है। रॉन बताता है कि ब्लू एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ एक काबिल डिटेक्टिव बना जा सकता है और वहाँ पर दुनिया के सारे काबिल डिटेक्टिव होते हैं। और उस अकेडमी में सबसे ऊपर मैं हूँ और साथ में सबसे ज्यादा जीनियस भी। लेकिन एक प्रैक्टिकल के दौरान मैंने जिन लोगों पर शक किया था वो सारे मारे गए और मुझ पर उन लोगों का कातिल का इल्जाम लगा, जिससे ब्लू ने मेरे ऊपर डिटेक्टिव बनने का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी कारण मुझे अपना डिटेक्टिव बनने का काम रोकना पड़ा। इसकी पूछताछ ये डिटेक्टिव लाइसेंस क्या है। रॉन बताता है जो भी केस बड़ा और मुश्किल होता है उसे सॉल्व करने के लिए हमें वो लाइसेंस चाहिए होता है और ये लाइसेंस हमें ब्लू से मिलता है। अगर हम उसके बिना केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें सीधा मौत मिलती है। इसकी ये सुनते थोड़ा घबरा जाता है। इसकी कहता है लेकिन तूने मेरे पिछले केस में मदद की थी। रॉन कहता है क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए इसकी अब सारे केस तुम सॉल्व करोगे और मैं पीछे रह के तुम्हारी हेल्प करूंगा और अब से तुम एक जबरदस्त डिटेक्टिव बनने वाले हो। तुम ये समझ लो कि तुम एक कठपुतली और मैं तुम्हारे जरिए केस सॉल्व कर रहा हूँ और केस में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्या करना है। इसकी कहता है कि तुम मुझे इंस्ट्रक्शंस मोबाइल कॉल पे भी बता सकते हो। रॉन कहता है बिल्कुल नहीं, वो केस में बॉडी से मिलकर उसे इज्जत देते हुए इस केस को सॉल्व करना चाहता है, हर एक केस को। इसकी कहता है कि वो भी बड़े केस को सॉल्व करना चाहता है लेकिन केस देना उसकी बॉस अमामिया के हाथों में है। इसकी रॉन को अमामिया की पिक्चर दिखाता है। रॉन फोटो देखने के बाद उसमें भी कुछ हिंट ढूंढने लगता है और कहता है ये लड़की खूबसूरत है लेकिन इस फोटो के पीछे तुम हो, यानी कि ये फोटो किसी और ने ली है, यानी कि ये फोटो चुपके से ली गई है। इसकी कहता है तुम सही हो, मेरे साथ जब भी बाकी डिटेक्टिव से बात होती है तभी वो कहते हैं कि वो अमामिया के साथ है। रॉन कहता है सही है क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ का तो कोई चांस ही नहीं है जो उनसे डरता है। इसकी कहता है जरा उनकी फोटो देखो, वो कितनी डरावनी है। और कुछ देर पहले उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। कुछ देर पहले डिवीजन 1 में एक कॉल आता है, तभी उनके एक डिटेक्टिव को पता चलता है कि एक बॉडी मिली है उनको। तभी अमामिया उनको अपने साथ लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है। इस भी कहता है वो भी उनके साथ चलना चाहता है लेकिन अमामिया कहता है कि उसके लिए एक अलग से केस ढूंढ रखा है, वो भी स्पेशल वाला। और वो केस की फाइल सीधा इसकी के टेबल पे दे मारती है, जिससे पता चलता है कि इसकी के पास ऐसे काफी सारे केस की फाइल होती है। रॉन कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम्हारे पास केस की एक फाइल भी है, लेकिन इसकी कहता है कि मेरे पास ऐसे काफी सारे केस है लेकिन वो छोटे मोटे केस है, मुझे बड़े केस सॉल्व करने हैं। ऐसे छोटे मोटे बेकार के केस मुझे देते हैं, इसलिए बाकी डिटेक्टिव भी मेरे ऊपर हंसते हैं क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो। रॉन कहता है खैर मुझे बताओ वो छोटा मोटा केस कौन सा है। वो केस होता है कि एक पिगी बैंक से पैसे चोरी, लेकिन गलती से वो केस डिवीजन 1 में आ गया। रॉन कहता है पिगी बैंक। इसकी कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस अजीब से केस में तुम्हारी कोई दिलचस्पी होगी। रॉन अपना हुलिया और गेटअप चेंज करता है और इसकी को कहता है चलो चलते हैं उस केस को सॉल्व करने। इसकी काफी हैरान होता है और कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए हैं। रॉन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। रॉन कहता है जिसने भी इस केस को ठुकराया है वो मैं करूंगा अब इसको कंप्लीट। लेकिन जब वो अपार्टमेंट के बाहर निकल रहे होते हैं, इसकी का पैर उसकी बिल्ली के ऊपर पड़ता है, रॉन की बिल्ली। इसकी जल्दी से पैर हटा भी लेता है और वो कहता है क्या ये बिल्ली मर चुकी है। नहीं, बल्कि वो सो रही है। फिर वो दोनों केस की छानबीन करने के लिए वापस जाते हैं। जिसके पिगी बैंक से पैसे चोरे थे उनके ऑनर से मिलता है। इसकी कहता है कि हम पुलिस से हैं और रॉन जो होता है वो कहता है मैं पिगी बैंक इमरजेंसी सर्विस से हूँ। इसकी को नहीं लगा था कि रॉन ऐसा कुछ जवाब देगा। इसकी रॉन को कहता है तुमने ऐसा नाम क्यों चुना जो ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ वसूली करने के लिए आए, तुम्हें कुछ अच्छा सा नाम रखना चाहिए था, इस तरह तुम पकड़े जाओगे। फिर हम रॉन का कमाल का आईक्यू देखते हैं कि उसके पीछे एक जो सूटकेस है पिंक कलर का। रॉन कहता है यही पिगी बैंक होगा, उसकी जांच करने लगता है। इसकी कहता है ये सूटकेस है। तभी वो लड़की बताती है कि ये सूटकेस उसकी बड़ी बहन का है जो अभी घर पे आई है। इसके कहता है इसका मतलब आप दो ही इस घर में रहते हो और वो जगह कहाँ है जहाँ पिगी बैंक से पैसे चोरी हुए।
तभी वो लड़के उनको लिविंग रूम में लेके जाती है जहाँ पिगी बैंक रखा होता है। रॉन पिगी बैंक को देखता है और वो कहता है, रॉन पिगी बैंक को देखते हुए कहता है, ये तो काफी मशहूर पिगी बैंक है, इससे तोड़े बगैर इसमें से पैसे निकालना इम्पॉसिबल है लगभग, लेकिन ये ज्यादातर पिंक कलर में बिकता है, लेकिन आपके पास ये येलो कलर का है। इसकी कहता है रॉन को, आके तुम्हें इस पिगी बैंक के बारे में इतना कैसे पता? रॉन कहता है कि उसने इसकी के मोबाइल में पढ़ा था। तभी वो पिगी बैंक की ऑनर बताती है कि उसे इसी कलर में ये मिला था और ये इसी कलर में था, इसलिए उसे सस्ता भी पड़ा। इसकी उससे पूछता है, तुम और तुम्हारी बहन परसों दोनों घर के बाहर थे। तभी वो पिगी बैंक की ऑनर बताती है, जब वो वापस घर पे आए और जब उसने पिगी बैंक को उठा के देखा तो वो काफी हल्का लग रहा था। इसकी पूछता है कि आपको किसी के ऊपर शक है? फिर पीछे से रॉन की चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है, मेरे तो मूंछ ही फंस गई इसके अंदर। तभी वो पिगी बैंक की ऑनर कहते हैं, ये तो मेरी बहन की नेकलेस है। रॉन इसको कहता है कि ये मुझे तुम्हारी पॉकेट में मिली। इसकी रॉन को कहता है, क्या तुम यहाँ मजे करने के लिए आए हो या केस को सॉल्व करने के लिए? रॉन इसको कहता है कि यहाँ के गहने ऐसे ही पड़े हैं और चोर ने इन्हें चोरी क्यों नहीं किए। इसकी कहता है, ये थोड़ा अजीब है, नेकलेस ऐसे ही पड़े हैं लेकिन चोर ने इसे चोरी क्यों नहीं किए। पिगी बैंक के ऑनर कहते हैं, उसे कुछ याद है कि कल से उसे कुछ अजीब से कॉल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने घर अच्छे से लॉक किया था। रॉन कहता है, इससे एक बात तो साफ है। इसकी कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? रॉन कहता है, मैं इस केस से हार मान रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि एक बंद घर में पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं, वो भी पिगी बैंक से, और इस पिगी बैंक से पैसे निकालना इम्पॉसिबल है। इसकी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ठुकराए हुए केस को सॉल्व करने में मदद करोगे, और जरा रुको, तुम ब्लैक शुगर स्क्रब पी रहे हो। तभी वहाँ पर पिगी बैंक की ऑनर की बड़ी बहन आती है और मैं अब इनको छोटी और बड़ी बहन कह के बुलाने वाला हूँ। इसकी उसकी बड़ी बहन से पूछताछ करता है। वो बड़ी बहन बताती है कि वो परसों अपने मॉम डैड के यहाँ रुकी थी ताकि उनकी मदद कर सके, और कल ही वो वापस आई है और आज ही उसकी छोटी बहन भी घर पे आई है। छोटी बहन कहती है, जब मैंने पिगी बैंक उठाया इसके अंदर पैसे डालने के लिए तो मुझे महसूस हुआ कि ये काफी हल्का है। तभी वो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कहती है, मुझे लगता है तुम्हें वहम हुआ होगा। इसकी काफी परेशान होता है क्योंकि अभी तक उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। रॉन इसको कहता है, हमें इस केस को यही छोड़ देना चाहिए, ये काफी सरदर्द वाला काम है। लेकिन छोटी बहन कहते है कि उसे कोई भी वहम नहीं हुआ है कि पिगी बैंक के अंदर काफी पैसे थे और बहुत ही भारी था पिगी बैंक। ये बात वो गुस्से में कहती है, इसलिए वो थोड़ा सा पिगी बैंक को भी हिलाती है, उसमें से पैसों की आवाज आती है। तभी रॉन कहता है, ये हुई ना बात, मैं यही तो सुनना चाहता था। तभी रॉन कहता है, अब कोई चारा नहीं, हमें पिगी बैंक तोड़ के देखना होगा। तभी छोटी बहन पिगी बैंक को तोड़ देती है। तभी वो कहती है, इसके अंदर पहले से काफी कम पैसे हैं। तभी वो पैसों को हाथ लगाने जाती है लेकिन रॉन उसे रोक देता है और उसे पैसों को छोड़ने से मना करता है। रॉन इसको कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें इससे पहले फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए? इसकी पूछता है, क्यों? तभी रॉन कहता है, उनके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट का हमें पता चल सकता है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। सीन बदलने के साथ ही हम रॉन को देखते हैं जो टहलते हुए एक नदी के पास आ गया है। रॉन के पीछे से हम इसकी की आवाज सुनते हैं जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है। रॉन उससे कहता है कि तुम काफी देर से आए हो। इसकी कहता है, वो यहाँ दौड़ते हुए उसे ढूंढते हुए आ रहा था, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी इसकी के मोबाइल पे कॉल आता है, उसे पता चलता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। फॉरेंसिक लैब वाले इसकी को बताते हैं कि छोटी बहन का एक भी फिंगरप्रिंट सिक्कों पर नहीं मिला है। रॉन कहता है, मैं जानता था। इसकी कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? तभी उसी जगह पर इसकी देखता है कि वहाँ पर अमामिया और काफी पुलिस वाले भी होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉडी यहीं पे मिली थी। तभी रॉन और इसकी दोनों अमामिया से मिलने जाते हैं। तभी इसकी पूछता है अमामिया से कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अमामिया जवाब देती है कि वो यहाँ पर लाश की जांच पड़ताल करने के लिए आई है और साथ ही मैंने तुम्हें मना किया था इसकी तुम्हें यहाँ पर आने के लिए। तभी रॉन बॉडी को देखने के लिए जाता है लेकिन इसकी कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी अमामिया पूछती है, आखिर ये कौन है? इसकी जवाब देता है, ये उसका दोस्त है। रॉन अमामिया को कहता है, क्या होगा अगर इसकी इस मर्डर केस को सॉल्व कर लेगा? तभी अमामिया कहती है, लेकिन अगर इसकी ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इसे खुशी खुशी नौकरी से निकाल दूंगी। और इसकी को नौकरी से निकालने की खुशी अमामिया के फेस पे आराम से हमें दिख रही है, लेकिन इससे इसकी को थोड़ी टेंशन हो जाती है। रॉन सीधा उस बॉडी के पास जाता है लेकिन वहाँ पर दो पुलिस वाले उसकी जांच कर रहे होते हैं। रॉन जाके सीधा बॉडी के पास लेट जाता है। रॉन बॉडी को कहता है, आखिर हम मिल गए। और जो लोग बॉडी की जांच कर रहे हैं वो रॉन को कहते हैं, आखिर तुम हो कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उस बॉडी को कहता है। इसकी उसे रोकने के लिए आता है रॉन को, लेकिन रॉन कहता है, इसकी अब तुम्हारी बारी, और रॉन इसकी को एक थैला भी देता है। तभी अगले हम सीन में देखते हैं कि इसकी उन दोनों बहनों को फोन करके यहीं पे बुला लेता है जिनका पैसे चोरी हुए थे पिगी बैंक से। तभी इसकी कहता है कि मैं यहीं पे इस केस को सॉल्व करने वाला हूँ जो पिगी बैंक से पैसे चोरी हुए थे, लेकिन अमामिया उसे बीच में रोकती हुई कहती है कि ये छोटा मोटा बेकार सा केस, इसे दूर रखो यहाँ से। तभी रॉन अमामिया को जवाब देता है कि मुझे लगा कि ये डिवीजन 1 के बाकी केस में से एक केस, भले वो छोटा मोटा केस ही क्यों ना हो। फिर अमामिया कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर इसकी बताता है कि उसे फॉरेंसिक लैब से पता चला है पिगी बैंक के अंदर जो पैसे थे उनके फिंगरप्रिंट हमें मिले बड़ी बहन से, जबकि छोटी बहन के फिंगरप्रिंट एक भी पैसों पर नहीं मिला। तभी बड़ी बहन कहती है कि इसका मतलब चोर ने सिर्फ मेरी छोटी बहन के पैसे ही चोरी की,
लेकिन मैं तो अपने मन में सोच रहा हूँ कि चोर को कैसे पता कि छोटी बहन के और बड़ी बहन के पैसे कौन से हैं और उसने वैसे ही क्यों चोरी की। ये थोड़ी नॉनसेंस जैसी बात हो गई। खैर जो भी हो, लेकिन छोटी बहन बताती है कि बिना गुल्लक को तोड़े पैसे निकालना इम्पॉसिबल है। तभी इसकी रॉन के दिए हुए थैले में से एक पिगी बैंक निकालता है जो वैसा ही पिगी बैंक होता है, सेम टू सेम कलर का। इसकी कहता है हो सकता है कि पिगी बैंक को बिना तोड़े पैसे निकालना नामुमकिन है, लेकिन क्या हो अगर पिगी बैंक को ही बदल दे। तभी छोटी बहन कहती है ये तो हमारा पिगी बैंक है। तभी कहता है इसकी कि ये वैसा ही पिगी बैंक है लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। आखिर तुम्हारे पिगी बैंक से पैसे कैसे चोरे जबकि ये नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिगी बैंक टूट गया था और वो तोड़ने वाली तुम्हारी ही बहन। और फिर उसने एक नया पिगी बैंक खरीदा और उसके अंदर पैसे डाले। जब वो पैसे डाले थी तो उसके फिंगरप्रिंट भी पैसों के साथ आ गए। क्या मैंने सही कहा मिस? तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, भले ही अगर वो उससे टूट भी जाता तो भी वो छुपाएगी क्यों। इसकी काफी हड़बड़ा रहा होता है लेकिन रॉन उसे हिम्मत देता है और इसकी कहता है इस सवाल का जवाब और सबूत उस किनारे पड़ी वो लाश है। सारे लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि इसकी ने ऐसा जवाब दिया था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तभी इसकी बड़ी बहन को कहता है कि जब तुम घर पे जा रही थी तो तुम्हें रास्ते में स्टोकर मिला जो तुम्हारे पीछा कर रहा था और इसलिए तुम्हें काफी दिनों से अजीब से कॉल भी आ रहे थे। और जब तुम अपने घर की ओर भागी स्टोकर भी तुम्हारे पीछा कर रहा था। तभी तुम अपने घर की लिविंग रूम में जाती हो और स्टोकर भी वहाँ तुम्हारे पीछे आ जाता है और उस लिविंग रूम में पड़ा पिगी बैंक जो कि लोहे की मूर्ति जितना मजबूत था और साथ में भारी भी, जिसे तुम उठाकर स्टोकर के सर पे मारती हो जिसका उसका टिकट वहीं पे कट जाता है और सारा खून पैसों पे लग जाता है। और तूने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक नया पिगी बैंक खरीदा और उसमें अपने पैसे डाले और इसलिए इसके ऊपर सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे। और फिर तुमने बॉडी को यहाँ लाके पटक दिया और बॉडी को लाने के लिए तुमने उस बड़े वाले सूटकेस का इस्तेमाल किया जिससे तुम्हारे ऊपर कोई शक ना करे। और साथ में कौन ही इतना बड़ा सूटकेस अपने मॉम डैड के हाथ रोकने के लिए यूज करता है। तभी अम्मा में कहते हैं ये पिगी बैंक वाला केस और ये मर्डर केस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी छोटी बहन बड़ी बहन को कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे वो सारे गलत है ना। लेकिन उसकी बड़ी बहन अपना गुनाह कबूल लेती है कि उसने ही ऐसा किया है। तभी इसकी कहता है अगर हम हालात को देखें तो सारी गलती स्टॉकर की है। लेकिन अम्मा मियाँ कहती है कि गुनाह छुपाना एक क्राइम है। सीन रॉन की ओर होता है लेकिन रॉन को हम देखते हैं कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है और रॉन उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है और उस बड़ी सिस्टर को कहता है तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तभी इसकी रॉन को संभालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि इसकी बातों पे ध्यान मत देना। लेकिन काफी देर हो चुकी है, वो हिप्नोटाइज हो चुकी होती है और रॉन उसे पानी में डूबने के लिए कहता है लेकिन वो नदी की ओर भागती है। डूबे उससे पहले अम्मा मियाँ उसे रोक देती है लेकिन वो अपने आप को अम्मा मियाँ से छुड़ाती है और नदी की ओर अंदर जाके डूब जाती है। इसकी पानी के अंदर कूदता है उसे बचाने के लिए और उसकी छोटी बहन प्रे करने लगती है ताकि उसकी बहन को कुछ ना हो, लेकिन इसकी उसे बचा लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है और उसकी छोटी बहन इसकी को शुक्रिया भी कहती। फिर रॉन को भी थोड़ी देर से होश आ जाता है। रॉन कहते हैं उसने फिर से गड़बड़ कर दी, उसने फिर से किसी को मरने के लिए उकसाया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो इसकी, आखिर तुमने सब संभाल लिया। सीन बताता हूँ इन्वेस्टिगेशन डिवीजन 1 को देखते हैं जहाँ अम्मा मियाँ कहती है ये केस अब सॉल्व हो चुका है और इसकी फाइल यहीं पे बंद होती है। जब उसने पिगी बैंक उसके सर पे मारा तो हमें उसके साथ उसके बाल भी मिले और जब हमने उस घर की वहाँ पर जांच की तो उसके फिंगरप्रिंट और खून दोनों मिला है हमें। और वैसे भी हमने उनका बयान भी ले लिया है। हो सकता है कि वो लोग ये कह सकते हैं कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया है, लेकिन अपना गुनाह छुपाना और एक बॉडी को ठिकाने लगाना उसकी सजा मिल सकती है उसे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है इसकी, तूने 2 रूल तोड़े हैं। इसकी थोड़ा डरता है और कहता है अब तो मेरे लग गए। बिना इजाजत लिए क्राइम सीन में अपने आप को इन्वॉल्व करना जो तुमने तोड़ा है। और दूसरा रूल है तुम्हारे दोस्त ने मुजरिम को धमकाया, ये वो दूसरा रूल था जो तुमने तोड़ा है और उसका नाम क्या है? थोड़ा डरते हुए इसकी सिर्फ कामू बोलता है। अम्मा मियाँ ये उसका नाम समझ लेती है और कहती है ओ कामू सान, बहुत क्यूट है। यानी यहाँ पर अम्मा मियाँ अपने रॉन भाई के ऊपर फिदा हो गई है और ये चीज तो इसकी ने भी नोटिस कर ली। सीन बदलता है और इसकी रॉन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इसकी के दरवाजे खोलने से पहले रॉन बाहर आता है, वो भी अचानक से, और कहता है क्या तुम मेरे लिए कोई केस लेके आए हो? इसकी कहता है तुमने कल ही तो केस सॉल्व किया था, लेकिन रॉन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर रॉन गेट पे ही सो जाता है। तभी इसकी कहता है तुम बिल्कुल बहुत अजीब इंसान हो। तभी रॉन कहता है अम्मा मियाँ ने तुम्हारी तारीफ की होगी। इसकी कहते हैं इससे याद है अम्मा मियाँ ने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की। तभी रॉन कहते हैं तुम्हें अपना सर गर्व से ऊपर करना चाहिए, भले तुम भोले और बेवकूफ जरूर हो लेकिन तुम कमाल के इंसान भी हो। तभी इसकी अपने मन में सोचता है कि वो देखना चाहता है कि अगर उसकी जगह रॉन होता तो वो कैसे केस को सॉल्व करता। सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लू को देखते हैं जिसके अंदर एक मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर हम ब्लू की प्रिंसिपल को देखते हैं और यहाँ पर बात चल रही होती है रॉन के बारे में। वहाँ के वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि रॉन ने फिर से डिटेक्टिव का काम शुरू कर दिया है और अभी वो जापान में है। तभी वहाँ पर एक प्रिंसिपल कहता है इसका मतलब जापान में जो भी केस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तभी वहाँ की मैम टीचर कहती है क्या तुम भूल गए कि उस वक्त क्या हुआ था? हमने उसको कितने सारे मुजरिम दिए लेकिन वो सारे मारे गए और ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा ही कुछ हो। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हमने 5 साल पहले हमारे अकेडमी से उसे निकाल दिया था और उसका डिटेक्टिव बनने का लाइसेंस भी हमने रोक दिया। वहाँ की प्रिंसिपल रॉन की डिटेल फाइल देखती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि रॉन की फोटो में उसके शरीर में काफी सारे अजीब से निशान है। प्रिंसिपल कहती है हमारे यहाँ सबसे काबिल डिटेक्टिव बनाए जाते हैं और हम ऐसे को किसी को डिटेक्टिव नहीं बनने देंगे जो लोगों को मारता है। और प्रिंसिपल ऑर्डर देती है कामनो हासी के खिलाफ छानबीन शुरू करो। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जिसके पास में लिखा हुआ है ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि ये किसी को खोजने में माहिर है और वो कहता है इस काम के लिए वो सबसे बेहतर है।
यही इस एपिसोड का एंड होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या ब्लू वाले इस बंदे को उसके पीछे भेजेंगे या उसकी जान खतरे में है, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आपका हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए बाय बाय।